हेलो एवरीवन। आज है 12 मई और हम डिस्कशन करने वाले हैं द हिंदू एडिटोरियल। तो हम 11 मई का ये आर्टिकल डिस्कस कर रहे हैं। दरअसल बात यह है कि मैं लेट से डिस्कशन करना शुरू किया, तो 11 मई का जो आर्टिकल छूटा हुआ है आज मैं वो आर्टिकल एक पार्ट उसका अपलोड कर चुका हूँ और सेकंड पार्ट ये है। ठीक है, तो आज का क्या है टॉपिक? आज का टॉपिक है, आज का ये आर्टिकल है एशिया असेंडिंग एंड यूएस वेनिंग। तो ये टॉपिक है कि एशिया उभर रहा है और यूएस डाउनफॉल हो रहा है। तो ये टॉपिक है। तो देखिए, द फर्स्ट ट्रेंड विच बिकम क्लियर ऑफ 2008 ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस इज़ द राइज ऑफ एशिया। तो देखिए, ये आज की बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि आज चाइना राइजिंग कर रहा है तब ये आर्टिकल हम पढ़ रहे हैं। दरअसल बात ये तब की है, जब बात करें तो 2008 में जब ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस जब आया था, तो इस वक्त में क्या हुआ था कि वेस्टर्न कंट्री और यूरोपियन कंट्री, इन लोगों को बहुत ही ज़्यादा ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था, जबकि एशिया को ये ज़्यादा तकलीफ़ नहीं हुई थी। इतना रेजिलियंस होने के बावजूद भी एशिया की अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से डगमगाई नहीं, बल्कि अपने जगह पर पूरी तरीके से खड़ी रही। मतलब ग्रोथ खड़ी रही, मतलब क्या है कि ग्रोथ उतने टफ कंडीशन में भी जो है एशिया की अर्थव्यवस्था ग्रोथ दिखा रही थी, जबकि उस वक्त में वेस्टर्न कंट्री की ग्रोथ बिल्कुल नहीं के बराबर थी। तो देखिए, ये क्या है ना कि अगर देखा जाए तो इतिहास में अगर पलट के आप देखिएगा कि 18वीं शताब्दी में अगर हम जाएं तो 18वीं शताब्दी में देखा जाता है कि एशिया की अर्थव्यवस्था इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था थी, तकरीबन पूरी दुनिया का 50% जीडीपी पूरे वर्ल्ड में कंट्रीब्यूट करता था। यानी कि एशिया 50% ऑफ जीडीपी ऑफ द वर्ल्ड कंट्रीब्यूटेड बाय एशियन कंट्री। ठीक है, इतना अर्थव्यवस्था 18वीं शताब्दी में एशिया का मजबूत था। तो दरअसल हुआ था क्या कि आप जानते हैं कि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया, औद्योगिक क्रांति यूरोपियन कंट्री में, और फिर उनका जो एक्सपेंशन था, उन्होंने जो कॉलोनी बनाई दुनिया के कई सारे हिस्सों में, और फिर उस तरीके से उन्होंने उन सारे संसाधनों को, उन देशों के संसाधनों को, वहाँ के संसाधनों को अपने हिसाब से इस्तेमाल किया और अपना अर्थव्यवस्था, अपना राइज को मजबूत किया। तो ये इस वजह से उस वक्त में जो है पश्चिम की अर्थव्यवस्था जो है मजबूत हुई है, इन लोगों की वजह से, जिन देशों के ऊपर इन लोगों ने हुकूमत किया। तो 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस में, जैसा कि हमने अभी पहले बात किया कि हमारी एशिया की इकोनॉमी इतने रेजिलियंट थी कि इतने क्राइसिस में होने के बावजूद भी हमारा ग्रोथ बिल्कुल लगभग ठीक ठाक ही रहा। और ये देखा जाए तो ये सबका डाउनफॉल रहा। लगा G20 कंट्री की अगर हम बात करें, G20 कंट्री की अगर बात करें, तो इस कंट्री में अगर देखा जाए तो किसी भी देश की ग्रोथ नहीं के बराबर थी, सिर्फ दो देशों को छोड़कर, चाइना और इंडिया। ये चाइना और इंडिया की ग्रोथ अच्छी रही थी। और अगर यहाँ पर भी अगर देख ले, ये पेंडेमिक के क्राइसिस में भी देखिए हमारी अर्थव्यवस्था अभी भी उम्मीद है कि 3 से 4% के हिसाब से ग्रोथ तो रहेगी। और चाइना के बारे में हमने डिस्कस किया था कि IMF के हिसाब से चाइना तकरीबन 4.5% के हिसाब से ग्रोथ दर्ज करेगा, जबकि हमने बात किया था कि ग्लोबल इकोनॉमी तकरीबन -3% श्रिंक करने वाली, यानी कि ग्लोबल इकोनॉमी -3% यानी कि 3% श्रिंक करने वाली है, जबकि चाइना और इंडिया इतना टफ कंडीशन के बावजूद भी ग्रोथ देने वाला है। ठीक है, तो चलिए, तो एशियन कंट्री हैव ऑल्सो डेमोन्स्ट्रेटेड greater agility in tackling the pandemic थोड़ा सा compared यूनाइटेड स्टेट एंड यूरोप। तो ये क्या है ना कि अगर देखा जाए कि इस महामारी की स्थिति में भी, तो देखिए यूरोपियन कंट्री किस तरीके से टूट गया है ना, वेस्टर्न वर्ल्ड किस तरीके से महामारी के चपेट में आया और उसको मतलब बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। एशिया के मुकाबले में अगर देखा जाए तो यहाँ की अर्थव्यवस्था भी बिल्कुल ज़्यादा बिगड़ी हुई नहीं है, मतलब ठीक ठाक ही है। और पेंडेमिक को इन लोगों ने अच्छे से टैकल किया, मतलब टैकल अच्छा से नहीं किया कहे तो वेस्टर्न वर्ल्ड के हिसाब से, तो कुछ तो यहाँ देखा जा सकता है कि एशिया का ठीक ठाक ही रहा। ठीक है, और अभी हम कह सकते हैं कि महामारी हमारे यहाँ भी पूरी तरीके से ट्रिगर नहीं हुआ है। तो ये पहला ट्रेंड था। ठीक है, दूसरा ट्रेंड हम क्या देख रहे हैं, यानी कि हम ट्रेंड देख रहे हैं कि एशिया किस तरीके से एसेट कर रहा है, अपने आप को आगे बढ़ा रहा है। तो पहला ट्रेंड ये था।
दूसरा ट्रेंड क्या है कि देखिए कि अगर बात करें तो सेकेंड ये रहा कि ग्लोबल ऑर्डर जो है अब इस तरीके से शेप हो रहा है कि जो एशिया के जो बड़े देश हैं वो ग्लोबल ऑर्डर को शेप करने में ज़्यादा अपना अहम भूमिका निभा रहे हैं। जैसे कि अगर बात करें पहले के समय में, जैसे कि जिस तरीके से ट्रीटी ऑफ वर्साई, ठीक है, ये हुआ था वर्ल्ड वार के वन के बाद, लीग ऑफ नेशन ये वर्ल्ड वार वन के बाद ये बनाया गया था। तो ये सब जो इंस्टीट्यूशन था, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट वर्ल्ड वार टू के बाद बनाया गया था, तो ये सब में सबसे बड़ी भूमिका किसकी थी? ये सब में सबसे बड़ी भूमिका वेस्टर्न वर्ल्ड की थी और ख़ास तौर से अमेरिका की सबसे ज़्यादा बड़ी भूमिका थी। तो आज हम क्या देख रहे हैं? आज हम ये देख रहे हैं कि ये भूमिका अब यूएसए से धीरे धीरे डाउनफॉल होते चला जा रहा है। ये धीरे धीरे खिसक रहा है यूएसए के पास से। तो ये चीज़ें क्या हो रही है कि अब ये चीज़ें हमारे एशिया कंटिनेंट के पास जो है एसेट करने का मौका मिल रहा है। US arrogance also generated resentment more evident in recent years. Intervention in Afghanistan of Iraq have become that have the shaped domestic political will and resource. अगर जब देखा जाए तो यूएस ने इंटरवेंशन किया था इराक में 2003 में, अफ़गानिस्तान में 2001 में। तो ये सब की वजह से ये क्या होता था कि यूएस को ग्लोबल इंस्पेक्टर की तरह दिखाया जाता था कि कहीं भी ग्लोबल पुलिसमैन की तरह कि कहीं भी कुछ अगर एक्टिविटी उसको अपने हिसाब से जो है वो सेव करने की कोशिश किया करते थे, चाहे वो उसमें उन्हीं का मकसद होता था कि पॉलिटिकल गेन करने के लिए या फिर रिसोर्स को, जैसा कि 2003 में इराक में जो उन्होंने इंटरवेंशन किया था मकसद कुछ और था। उन्होंने कहा कि यहाँ पर कुछ परमाणु एक्टिविटी चल रही है, लेकिन उसका मकसद दरअसल कुछ था, वहाँ के रिसोर्स को दरअसल वो वहाँ का इस्तेमाल करना चाहते थे, ये यूएस का। तो हमने देखा कि इससे क्या हुआ, यूएस को इससे फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ? देखा जाए तो इससे अगर देखा जाए तो फ़ायदा कम नुकसान ज़्यादा हुआ है। अगर अफ़गानिस्तान की बात करें तो अब तक $800 बिलियन यूएस अफ़गानिस्तान में खर्च कर चुका है, लेकिन अब तक नतीजा क्या है? नतीजा आप सबके सामने है। यूएस अपना ट्रूप जो है वहाँ से हटाना चाहता है, अफ़गानिस्तान से लेके जाना चाहता है और एक सम्मानजनक ट्रीटी करके तालिबान के साथ एक सम्मानजनक ट्रीटी करके वो चाहता है, एक समझौता करके वो चाहता है कि वहाँ से छोड़ा जाए। तो फिर इससे यूएस को हासिल क्या हुआ? तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं, ठीक है। तो देखिए डोनाल्ड ट्रंप जैसा कि हम अनप्रेडिक्टेबल इंसान है, ये चेंज टू अमेरिका फर्स्ट, जैसा कि ये नारा दिया अमेरिका सबसे पहले। तो अभी जो करंट क्राइसिस जो हमारे सामने पैदा हुआ था, तो ये करंट क्राइसिस में हमने देखा था कि मेडिकल इक्विपमेंट की बात हो या फिर दवाइयों की बात हो या फिर जिस तरीके से बायोटेक कंपनीज, तो इसमें क्या होता, अमेरिका को देखे थे हम किस तरीके से वो जिस तरीके से वो अपने आप को ये क्राइसिस में जो बिहेव कर रहा था, भारत के साथ भी जो मेडिसिन वो डिमांड कर रहा था, तो ऐसा लग रहा था कि जैसे कि वो अपने अमेरिका एलोन की पॉलिसी में वो काम कर रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से वो अपने आप को एसेट करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा पहले अमेरिका हुआ करता था वो अमेरिका इस क्राइसिस के दौर में हमको देखने को नहीं मिला, ठीक है। ये सेकंड ट्रेड अभी हम चल रहे हैं, ठीक है। इवन ए कंट्रीज वेयर द लूजिंग ट्रस्ट इन द यूएस लीडरशिप, और यूएस के लीडरशिप, ट्रम्प की लीडरशिप में जो है ट्रस्ट बहुत ज़्यादा खोया है। जितने भी देशों के साथ जो यूएस का संबंध है वो ठीक है, वर्ल्ड पावर है, अभी भी सुपरमेसी है, लेकिन अभी भी क्या है ना कि ट्रस्ट नहीं है, ट्रस्ट सब एक दूसरे से जो है खोता चला जा रहा है। तो ये क्या है, अगर इसी तरीके से अगर हम यूरोप की बात करें तो यूरोप में क्या है, ये तीसरा ट्रेंड हम बात कर रहे हैं। ये पहला ट्रेंड हो चुका, दूसरा ट्रेंड, तीसरा ट्रेंड देखिए। यूरोपियन कंट्री की अगर बात करें तो यूरोपियन कंट्री में भी क्या बहुत बड़ा चैलेंज है। चैलेंज ये है कि ईस्ट यूरोपियन स्टेट में अगर बात करें तो फाइनेंशियल क्राइसिस कोविड-19 की वजह से बहुत ही ज़्यादा देखने को मिल रहा है। ब्रेग्जिट अभी तक नेगोशिएशन नहीं हो पाया कि ब्रेग्जिट होने के बाद ब्रेग्जिट से जो है जो इंग्लैंड बाहर जाएगा, बाहर निकलेगा, तो बाहर निकल चुका है, तो अभी तक नेगोशिएशन नहीं हुआ। नेगोशिएशन ये नहीं हुआ मतलब कि किस तरीके से वो डील करने वाला है, किस तरीके से वो जो मतलब अपने आप को किस तरीके से ब्रेग्जिट से निकलने के बाद यूरोपियन यूनियन के साथ रिलेशन इंग्लैंड का किस तरीके से होगा, ये अभी तक अच्छा से सेव नहीं हुआ है, ठीक है। ये अनाउंसमेंट तो हो चुका है, लेकिन अभी भी ब्रेग्जिट में वो है, लेकिन डिक्लेयर हो चुका है, वो जल्दी वो उससे निकल जाएंगे, शायद निकल चुके हैं। इसमें मुझे थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है, आप इसको चेक कर लेना, ठीक है।
थ्रेट परसेप्शन वेरी बिटवीन ओल्ड इन यूरोप एंड न्यू यूरोप। तो क्या है कि यूरोप अब वैसा नहीं रहा। यूरोप को भी अगर देख लीजिए तो पहला जो यूरोप था वो अब नया यूरोप वैसा नहीं है। राइजिंग पॉपुलिज्म, वहाँ पर जो है पॉपुलिज्म बढ़ रहा है ना, लोभ लुभावन वाला राजनीति वहाँ पर बढ़ रही है। यूरोपियन यूनियन मेंबर वर्चुअली लिबरल डेमोक्रेसी, जिस डेमोक्रेसी की अगर वो जो बात करते थे, जो हमने देखा था कि पुनर्जागरण हुआ था किस तरीके से जो है डेमोक्रेसी का थ्योरी पूरा दुनिया में फैला। तो ये चीज़ें अब क्या देखने को मिल रहा है कि वहाँ पर रेसिज्म बढ़ रहा है कि नहीं, रेसिज्म बढ़ रहा है। तो यूरोपियन यूनियन की अगर बात करें तो ये भी फॉल डाउन हो रहा है, ठीक है। और देखिए राइजिंग चाइना का बहुत तेज़ी से राइजिंग हो रहा है। चाइना ए फोर्थ ट्रेंड, चौथा ट्रेंड हम बात कर रहे हैं, इमरजेंस ऑफ स्ट्रॉन्गर एंड मोर एसेटिव चाइना बहुत मजबूती के साथ अपने आप को आगे ला रहा है। चाइना ग्रोइंग इकोनॉमी रोल हैज़ बीन द विजिबल सिंस इट ज्वाइंट द WTO इट मोर एसेटिव पोर्सन। तो क्या देख रहे हैं कि चाइना प्रभावित कर रहा है, वर्ल्ड इंस्टीट्यूशन को प्रभावित कर रहा है। चाइना अपने आप को हर तरीके से हेजोमनी पावर की तरह इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहा है। चाहे वो WTO जब से वो ज्वाइन किया है, किस तरीके से वो ट्रेड में जो है आगे बढ़ता चला जा रहा है और अपने हिसाब से जो है नेगोशिएशन कर पाने में जो है सक्षम है। और ये देखिए शी जिनपिंग के लीडरशिप में ये देखा जा रहा है कि चाइना का ये जो है अच्छे और ज़्यादा तरीके से जो है चाइना स्ट्रांग बन करके सामने आया है। रेडी टू असेंबल द ग्लोबल रिस्पॉन्सिबिलिटी, और ऐसा लगता है कि चाइना अब जो है तैयार है अमेरिका को रिप्लेस करके ग्लोबल हेजुमेनी में अपना पावर इस्टेब्लिश करने के साथ वर्ल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी जो चाइना, जो US अपने लीडरशिप में जो ग्लोबल इंस्पेक्टर की जो भूमिका निभाता था वो अब चाइना निभाने वाला है, ऐसा देखने में लगता है। चाइना असर्टिवनेस हैज रेज्ड कंसर्न फर्स्ट इट्स नेबरहुड एंड नाउ इन US। लेकिन एक बात, अगर चाइना इस तरीके से असर्टिव कर रहा है तो ये इसके पड़ोसी देशों के लिए खतरा है, और सबसे ज़्यादा खतरा भारत जैसे देश के लिए है। लेकिन US इसको सबसे बड़ा अपना खतरा मान रहा है। अपने लिए वो खतरा इसलिए मान रहा है क्योंकि चाइना अपने आप को जिस तरीके से एसेट कर रहा है, तो अब क्या है कि US के लिए बहुत बड़ी चुनौती बना हुआ है कि वो वर्ल्ड पावर में जो है वो एक नंबर पर आ सकता है। इसके लिए US के लिए बहुत बड़ी चुनौती बनी हुई है। वो चाइना के राइजिंग के साथ वो बहुत ही बौखलाया हुआ है, ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ बौखलाया हुआ है, ठीक है, आप देख लीजिएगा। मतलब मेरा कहने का मतलब ये बौखलाया हुआ मतलब ये इसलिए कह रहा हूँ कि ट्रम्प का मतलब बड़ा अनप्रडिक्टेबल इंसान है। वो कुछ भी मतलब जिस तरीके से वो डिसीजन लेता है, आकर के ट्विटर पर कुछ भी लिख देता है, H1 वीज़ा कैंसिल, अब से जो है प्रवासी नहीं आएंगे, मैक्सिको बॉर्डर पर दीवार बनाएंगे। तो ये सब चीज़ें तो कह सकते हैं कि ट्रम्प के प्रशासन में जो है US बहुत ही मतलब अनप्रडिक्टेबल रहा है, ठीक है। और मिस्टर जिनपिंग की बात करें तो हैज ए सेंट्रलाइज्ड ऑफ पावर को पूरी तरीके से सेंट्रलाइज कर चुका है कि नहीं। और देखा जाए तो 2 टर्म के बाद जो है तीसरा टर्म में भी ये 2022 में जिनपिंग ही आने वाला है, ये पूरी तरीके से तय हो चुका है, ऐसा सिनेरियो सामने है, ठीक है। अगर चाइना की रिलेशन की बात करें तो US के साथ कैसा है, US के साथ ट्रेड वार है, टेक्नोलॉजी वार है कि नहीं। तो ये चीज़ जो है हम US के साथ देख रहे हैं। तो हिज सिग्नेचर अब देख लीजिए कि किस तरीके से शी जिनपिंग BRI जिसका एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, इसका मकसद क्या है? इसका मकसद है वो यूरोप और अफ्रीका देशों के साथ और एशिया के बाकी सारे देशों के साथ वो क्या है कि दोनों तरीके से जोड़ना चाहता है, बोथ मैरीटाइम एंड लैंड रूट, यानी कि समुद्री रास्ते से भी वो जोड़ना चाहता है और लैंड रूट से भी जो है जोड़ना चाहता है। और इसके लिए वो चाइना ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्चा कर रहा है, बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बना रहा है इन देशों में। तो इस तरीके से जो है BRI प्रोजेक्ट आने वाले समय में ये बहुत बड़ा तय करेगा कि चाइना किस तरीके से जो है अपने पावर को दुनिया में लोहा मनवाने वाला है। तो फेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, अब देख लीजिए कि जिस तरीके से अगर बात करें तो वर्ल्ड वार 1 और वर्ल्ड वार 2 के बाद जो भी इंस्टीट्यूशन बना, तो चाइना और USSR के बीच में, अमेरिका और USSR के बीच में जिस तरीके से पावर को लेकर सुपरमेसी का वार चला, कोल्ड वार जिसको हम लोग कहते हैं, कि इस दौर में क्या था कि वर्ल्ड इंस्टीट्यूशन ठीक से काम नहीं कर पा रहा था। वर्ल्ड इंस्टीट्यूशन ठीक से क्यों काम नहीं कर पा रहा था? अमेरिका एक तरफ उसको इंसर्ट करने की कोशिश करता था, अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करता था, और एक तरफ USSR जो अमेरिका से कभी कम नहीं था, तो वो चाहता था कि वो वर्ल्ड इंस्टीट्यूशन को, जैसे कि यूनाइटेड नेशन हो गया और जितने भी इंस्टीट्यूशन, लीग ऑफ नेशन, ये चीज़ों को वो चाहता था कि अपने तरीके से, लीग ऑफ नेशन वर्ल्ड वार 1 के बाद था, वर्ल्ड वार 2 के बाद यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का
स्थापना की गई थी, ठीक है। तो ये हम बात करें 1945 के बाद। तो ये चीज़ें थी, दोनों पावर जो है अपने अपने तरीके से एसर्ट करने की कोशिश करते थे। लेकिन आज क्या है, आज हम देखते हैं कि ये चीज़ें अब चाइना करने की कोशिश कर रहा है। जैसे कि अगर WHO की बात कर ले, WHO के ऊपर जो है चाइना ने अमेरिका ने इल्ज़ाम लगाया कि ये चाइना के हिसाब से, चाइना के अनुकूल जो है काम कर रहा है, चाइना के पॉलिटिकल गेन के लिए काम कर रहा है। जो WHO पूरे वर्ल्ड के हेल्थ क्राइसिस को देखते हुए पूरे वर्ल्ड के लिए जो काम करता है, वो अब देख लीजिए कि वो भी पॉलिटिकल का भेंट चढ़ गया। तो ये चीज़ हम देख सकते हैं कि चाइना किस तरीके से इंसर्ट कर रहा है, इसमें कोई दुराई नहीं है। एनर्जी फैक्टर भी देख लीजिए, एनर्जी फैक्टर क्या है। तो एनर्जी फैक्टर की अगर बात करें तो ग्रोइंग इंटरेस्ट इन रेन्यूएबल एंड ग्रीन टेक्नोलॉजी, ये बढ़ावा दिया जा रहा है, ठीक है। ग्रोइंग इंटरेस्ट, रेन्यूएबल एनर्जी का बढ़ावा दिया जा रहा है, ग्रीन टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दिया जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है ऐसे रेन्यूएबल एनर्जी, मतलब ये हुआ कि एनर्जी को ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे निकाला जाए कि जिससे कि ज़्यादा नुकसान ना हो, ग्रीन टेक्नोलॉजी को लाया जा रहा है, इन्वायरमेंट पर ज़्यादा इम्पैक्ट ना पड़े इसके लिए। तो अब देखिए कि अगर वेस्टर्न वर्ल्ड की अगर बात करें, यानी कि अगर हम बात करें यानी कि एशिया के मध्य देश की अगर हम बात करें, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्राइसिस बना रहेगा। इसका वजह है ऑयल प्राइसेस। चूँकि ऑयल प्राइसेस जिस तरीके से फॉल हुआ है, इसकी वजह से वहाँ टेंशन बढ़ेगा। वेस्ट एशियन कंट्री में टेंशन बढ़ेगा। ये चीज़ें साफ दिख रही है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये पूरा टॉपिक क्लियर हो गया हो, और कहीं पर अगर मैंने गलती की तो आप सर्च कर लेना, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, उसको माइंड नहीं करना, गलती होती है, ठीक है। लेकिन मेरे तरफ से उम्मीद रहेगी कि गलती ना हो। गलती होती तो कोई माइंड करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसको जाके गूगल करके देख लेना। ओके, शेयर कर दीजिए। थैंक यू।